नमस्कार। मैं ए के एस चौहान, पीजीटी ज्योग्राफी, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा, 12th ज्योग्राफी स्टडी के अंतर्गत आप सभी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला अध्याय ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर you studied about what is geography. As you know, geography bird is made of two words, geo and graphos. Geo means earth, graphos means description. If we put these two words together, the meaning is description of the earth. Thus, scholar defined geography as the description of the earth as the abode of human being. The major approaches of geography is systematic approach and regional approach. जैसा कि आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में सिस्टमैटिक अप्रोच के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। और 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। The core concern of geography as a discipline is to understand the earth as a home of human being and to study all those elements which have sustained them. ज्योग्राफी का जो कोर कंसर्न जो है, वो हम इसको एक डिसिप्लिन के रूप में ये जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी जो है मानव का, ह्यूमन बीइंग का एक घर है, एबॉर्ड है, और उनसे जुड़ी हुई जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इट एम्फेसिस इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। इसका जो जोर होता है उसका ये होता है कि हम जो है प्रकृति के बारे में और ह्यूमन बीइंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। इंटीग्रेटिव हियर मीन्स समकलनात्मक, एम्पिरिकल मीन्स अनुभाविक, और प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक। It studies each and every event on the earth over the space and time. समय और दिक्काल के अनुसार हम इसमें उन सभी घटनाओं और प्रघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो समय देश काल के अनुसार बदलती रहती हैं। Geography can be studied through law making or descriptive. There are two approaches of geography: systematic approach and regional approach. Last year you studied about the systematic approach is coined by Alexander von Humboldt, who was German geographer, and regional approach supported by Karl Ritter. He was also German geographer. Under physical features, we studied those things which are directly related to the physical natural things. For example, land, plain, plateau, mountains, hill, rivers, oceans, एंड ह्यूमन एलिमेंट के अंतर्गत हम जो है कल्चरल फीचर्स ऑफ द फीचर विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन मेड फीचर्स जो हैं हम ज्योग्राफी में इस प्रकार से यूज करते हैं जिस प्रकार से मानव अंग के रूप में हम करते हैं।
For example, face of the earth, eye of the storm, mouth of the river, snout, nose of the glacier, neck of the isthmus, and profile of the soil. Similarly, regions, villages, towns have been described as organisms. विलेज रीजन टाउन्स को भी हम एक ऑर्गेनिज्म के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म का विकास होता है और नाश भी होता है, उसी प्रकार से रीजन्स हैं, विलेज हैं, टाउन्स हैं, डेवलप्ड करते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, नई चीजें जुड़ती रहती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह. नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन. ह्यूमन ज्योग्राफी. अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी. In simple sentence, we can say human geography is the study of interrelationship of the earth and man. Here some geographer give some definition. Human geography is the synthetic study of relationship between human societies and earth surface. This is the definition given by Ratgel. In this definition, synthesis has been emphasized in the above definition. Other, human geography is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. एलन सी सैम्पल. यहाँ डायनामिज्म को, गतिशीलता को जो है मेन प्रधानता दी गई है कि हमारी पृथ्वी जो है चेंजिंग रिलेशनशिप जो है पृथ्वी और मैन में, कि हमारी पृथ्वी भी अनस्टेबल है, इसमें भी चेंजिंग होते रहते हैं. वैसे मानव भी जो है अनरेस्टिंग है. मानव always keep changing, है ना. their technology, they made their technology simply growing. Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws growing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it. Paul Vidal de la Black की ये डेफिनेशन है. उन्होंने जो है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर ए न्यू कंसेप्शन, इस पर जोर दिया है, ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग. नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम इस में पढ़ेंगे. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर. ह्यूमन ज्योग्राफी का जो नेचर जो है उसमें हम इसमें ये अध्ययन करेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो मानव द्वारा बनाया गया है उसके बीच में आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उसका हम अध्ययन करेंगे. एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल्स आर लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना. Likewise, human element क्या है? Houses, cities, road, network, etc. Here you can see मानव जब कभी अपना घर बनाता है तो लैंड पहले देखेगा, वाटर देखेगा, सॉइल देखेगा, वहाँ की क्लाइमेट देखेगा, वेजिटेशन एंड अदर डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्लोना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अपना घर बनाता है. सिटी भी वहीं डेवलप होते हैं जहाँ सभी फैसिलिटीज होते हैं, रोड नेटवर्क होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं. इन सभी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि मानव ने जो है फिजिकल फीचर से इंटरेक्शन करके रूरल नेटवर्क डेवलप किया, इंडस्ट्रीज डेवलप की, फार्म बनाए, पोर्ट बनाए, आइटम ऑफ आवर डेली यूज बनाई. एलिमेंट ऑफ मटेरियल कल्चर हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय physical environment. All these things are made by human being with the help of physical things, whatever physical things are available. Naturalization of human and humanization of nature.
Man interact with nature with the help of technology. It is not important that what he creates, but with what tools he used to create. Technology indicates the level of cultural development of society. मानव के पास जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हिसाब से वो नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से डालता है, क्रिएट करता है। तो जिस समय की जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है उस हिसाब से वो काम करता है। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। प्रकृति के बारे में जो ज्ञान है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। एंड टेक्नोलॉजी लूजन द सेकल्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। और जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो इन्वायरमेंट की जो है, जो सेकल्स जो हैं, जो कड़ियां हैं, उनको ढीली करता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर। जिस प्रकार से धीरे धीरे लोगों ने पत्थरों को रगड़ना सीखा और रगड़ने से आग निकली, उससे उन्होंने उनको आग का ज्ञान हुआ। उसी प्रकार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोगों ने डीएनए का ज्ञान लिया और डीएनए के जानने से उनको बहुत सारे रोगों को जीतने की शक्ति मिली। लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स हेल्प टू डेवलप फास्ट प्लेन्स। एरो एरोडायनामिक्स के जानकारी से मानव ने बहुत फास्ट प्लेन बनाए, जो आज जो है हम कहीं भी बहुत ही तेजी से पहुंच सकते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ their interaction with their natural environment, women were greatly influenced by it. प्रारंभिक समय में मानव जो है, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मानव पर नेचर का बहुत बड़ा प्रभाव था। दे adopted to the dictates of nature. उन्होंने अपने आप को नेचर के अनुसार ढाल लिया। This is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. This type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as environmental determinism. In early stages, you see human beings don't have technology, don't have knowledge about making any things. They were fully dependent on nature. उन्होंने प्रकृति में रहना सीखा, प्रकृति के अनुसार चलना सीखा, प्रकृति का सम्मान करना सीखा, क्योंकि नेचर मानव की तुलना में ज्यादा पावरफुल था। नेचर इज बरसो, वो क्या करता था, नेचर इज ए पावरफुल फोर्स वर्शिप्ड रिवर्ड एंड कंजर्व्ड। तो मानव क्या करता था कि पावरफुल फोर्स होने के नाते प्रकृति जो है पहाड़ों की, पेड़ों की, नदियों की पूजा करने लगा, उनका सम्मान करने लगा और उनको बचाने लगा। देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज सस्टेन देम। अब यहाँ पर मानव जो है पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर था, जिस पर वो जीवन निर्वाह करता था, अन्योन्याश्रित था। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम द मदर नेचर। इट इज द थ्योरी दैट द environment set certain constraint or limitation, but culture is otherwise determined by social condition. यहाँ क्या है कि हम कह सकते हैं अर्ली ह्यूमन बीइंग वर फुली डिपेंडेंट ऑन नेचर। दिस कंसेप्ट इज क्वाइंड एज ए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसको बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ता गया, और इसको हमने ये भी कहा कि ये टर्म जो है, जो दिया गया उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। यहाँ ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लिया।
जैसे पर्वत हैं तो वहाँ पर्वतों के हिसाब से वो करने लगे, नदियां हैं तो नदियों को अपना वो बैरियर मानने लगे, सर्दियों में सर्दी सह रहे हैं, गर्मियों में गर्मी सह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, मानव ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो मानव ने नेचर को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। तब ये टर्म दिया गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति ने ह्यूमन बीइंग ने नेचर को अपने हिसाब से ढाल लिया। द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड दियर एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव ने जो है प्रकृति के इन्वायरमेंट के बारे में, फोर्सेस के बारे में जानना शुरू किया, तो लोगों ने उसी हिसाब से चीजों को डेवलप किया। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे सोशल और एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, मानव ने जो है बेटर, अच्छी अच्छी जो तकनीकी जो है उसका विकास किया। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। यहाँ अब वो जो स्टेट ऑफ नेसेसिटी जो थी, वहां पर अब वो स्टेट ऑफ फ्रीडम की ओर चला। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, गर्मी का सीजन होता है, मानव ने एसी बना लिए, मानव ने फैन बना लिए, कूलर बना लिए। सर्दी का सीजन होता है, मानव ने हीटर बना लिए, अपने टेम्परेचर को गर्म कर लिया। उसी प्रकार से जहाँ नदियां थी जो पहले बैरियर में हुआ करती थी, वहां मानव ने पुल बना लिया। वैसे ही और एग्जाम्पल आप देखेंगे, जहाँ पहाड़ थे वहां लोगों ने सुरंग बना ली, टनल बना ली। समुद्र भी एक बैरियर का काम किया करता था, लोगों ने शिप बना लिए। इसके ज्यादा और टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो मानव ने जो है एरोप्लेन बना लिया, चाहे शिप हो, माउंटेन हो, कहीं से भी जा सकता है। They create possibility with the resources obtained from the environment. Whatever resources available in environment, they created the resources for their use. Human activities created cultural landscapes. मानव की क्रियाकलापों ने सांस्कृतिक लैंडस्केप जो है बना लिए, पार्क बना लिया, है ना, और भी कई चीजें हैं जो उसने बना ली। और इसके अलावा देखा होगा, पार्क हैं, होटल हैं, सिनेमा हैं, और स्कूल्स हैं। बहुत सारी चीजें मानव ने डेवलप कर ली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। You can say health resourced on highlands, huge urban sprawls, fields, orchard and pasture of plains and rolling hills, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface, and satellite in the space. The earlier scholar termed this as possibilism. इस कंसेप्ट को पॉसिबिलिज्म कहा, और यह कहा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बियरिंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन इंडियावर। यहाँ से बच्चों आपको एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कई तरह के पूछ जाते हैं कि उन्होंने कहा कभी कभी डिस्टिंग्विश बिटवीन, या व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, distinguish between environmental determinism and possibilism, etc etc। इन दोनों के बीच में एक नया जो कंसेप्ट विकसित किया ग्रिफिथ टेलर ने, जो ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे। उन्होंने जो है एक कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट का नाम रहा न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर। इट इज मिडिल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म।
इसको मध्यम मार्ग कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अर्ली स्टेज में भी नहीं रहना है और ज़्यादा डेवलप्ड नहीं करना है, डेवलप भी नहीं रहना है। जब मानव ने बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस करना शुरू कर दिया तो नेचर ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बेमौसम बरसात हो रही है, सुनामी, अर्थक्वेक, है ना, ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब मानव को लगने लगा कि ह्यूमन बीइंग ने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचर का बहुत ज्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमको नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना हमें विकास करना है। हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द कंसेप्ट shows that neither is there is a situation of absolute necessity, environmental determinism, nor is there a condition of absolute freedom, possibilism. It means that human being can conquer nature by obeying it, कि हमें नेचर को जीतना है लेकिन उसकी उसकी अवहेलना किए बिना, उसकी आज्ञा का पालन भी हमें करना है। जैसे हमें रोड बनानी है, हमें पेड़ काटने हैं तो हमें पेड़ लगाने भी चाहिए उसके बदले में। अदरवाइज नेचर उसका क्या प्रभाव देगी, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मेन एम। इसका मेन एम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट वी हैव टू डू डेवलपमेंट। द न्यू डिटर्मिनेज मेंटेन बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप सब लोग शहर में रहते हैं, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा। ट्रैफिक सिग्नल की 3 लाइट होती हैं, ग्रीन, रेड, ग्रीन एंड एम्बर। जिसमें आपको रेड लाइट जो होती है वो स्टॉप के लिए होती है। एम्बर लाइट लाइट जो होती है वो रेडीनेस के लिए होती है, और ग्रीन होती है वो गेट सेट के लिए होती है। द कंसेप्ट shows that neither is there a situation of absolute necessity. They have to respond to the red signal and can proceed in their pursuit of development when nature permit the modification. Here they want to say that we have to see the signal of the nature. Nature, whenever any things come in nature, nature gives signal. Human beings should see all these signal. What nature is seeing, we have to see that signal. Otherwise, very difficult for human being. This is also here you can be asked one more question. Who coined neo determinism? What is neo determinism? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। इस समय के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी किस प्रकार से चेंज हुई। इफ वी इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग, इट हैज इट्स रूट डीप इन हिस्ट्री। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बिगिनिंग से अगर हम अध्ययन करें तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत गहरा इतिहास इसका मिलेगा। The concern of human geography have a long temporal continuum through the approaches to articulate them have changed over time. You see, there are 3 approaches of geography. These 3 approaches: welfare or humanistic school of thought, radical school of thought, and behavioral school of thought. This dynamism in approaches and thrust shows the vibrant nature of the discipline. For example, in the late 15th century, witnessed attempt of exploration in Europe, and slowly the myths and mysteries about countries and people started to open up. The colonial period provided impetus to further exploration in order to access to resources of the regions and to obtain inventorized information.
The intention here is not to present an in-depth statistical account, but to make you aware of the process of study development of human geography. इसमें हम ये बताने की कोशिश की गई किस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी धीरे धीरे चेंज हुई, इसका जो है वो चेंज होता रहा। यहाँ एक डायग्राम है, ब्रॉड स्टेजेज एंड टेबल है थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें पहला पीरियड है कॉलोनियल पीरियड, जो माना जाता है अप्रोचेज इसमें थी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। जब यूरोप के लोग दूसरे देशों में एक्सप्लोरेशन करने के लिए, रूलिंग करने के लिए अपना वो कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया कि कहाँ पर न्यू कॉलोनी जो है डेवलप की जाए, ढूंढी जाए, नए क्षेत्रों का एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इम्पेरियल एंड ट्रेड interest prompted the discovery and exploration of new areas. In encyclopedic description of the area form an important aspect of the geographer's account. उसके बाद कॉलोनियल पीरियड, रीजनल एनालिसिस। इसके अंतर्गत जो है रीजनल एनालिसिस किया गया। एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए रीजन were undertaken. The idea was that all the regions were part of a whole, that is the earth. So understanding the part in totally would lead to an understanding of the whole earth. ये रीजनल एनालिसिस अप्रोच थी इसकी। 1930 through the interwar period, areal differentiation. The focus was on identifying the uniqueness of any region and understanding how and why it was different from others. Late 1950s to the late 1960s, spatial organization marked by the use of computers and sophisticated statistical tools. Laws of physics were often applied to map and analyze human phenomena. This phase was called the quantitative revolution. The main objective was to identify mappable pattern for different human activities. 1970s period approaches इसमें क्या थी? Emergence of humanistic radical and behavioral school. Discontent with the quantitative revolution and its dehumanized manner of doing geography led to the emergence of three new schools of thought of human geography in the 1970s. Human geography was made more relevant to the socio-political reality by the emergence of these school of thought. These school of thought. These schools are welfare or humanistic school of thought. In human geography was mainly concerned with the different aspects of social well-being of the pupil. These included aspects such as housing, health and education. Geographers have already introduced a paper as Geography of Social Well-being in the postgraduate curriculum. Radical school of thought employed Marxist theory to explain the basic cause of poverty, deprivation and social inequality. Contemporary social problems were related to the development of capitalism. Behavioral school of thought laid great emphasis on lived experiences and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion, etc. 1990s postmodernism in geography. The grand generalization and the applicability of universal theories to explain the human conditions were questioned. The importance of understanding each local context in its own right was emphasized. यहाँ पर भी आपसे MCQ पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जा सकता है in which period exploration and description approach was applied.
which period we have three school of thought developed. All these questions are comes. So prepare for this. Next, field and subfield of human geography. Student, as you know, geography have so many fields. Here is the list we can discuss. Social geography, subfield, behavioral geography, geography of school well-being, social well-being, geography of leisure, cultural geography, gender geography, historical geography, medical geography. इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन में सोशल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन्स स्टडी, हिस्ट्री, एपिडेमोलॉजी, अर्बन ज्योग्राफी। इसका इंटरफेस जो है अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मिलिट्री साइंस, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन रूरल प्लानिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। रिसोर्स इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, tourism and travel management, international trade. Here also 3 mark question asked. Write the subfield of economic geography, write the subfield of social geography, explain any one of them. Likewise, next we will go and we'll ask some questions. Hope you enjoy the lesson. Thank you very much.